टाइम पे मुझे नहीं पता था, पता नहीं लोग क्यों कहते कि सुर में है, सुर में। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे बस गाने में मजा आता था। मेरा दर्पण अखियाँ तेरी, तुझको तरसे रतियाँ मेरी। मंजिल मेरे हिसाब से बहुत अलग हो जाती है हर किसी के लिए। मेरे लिए वो डेस्टिनेशन, वो मेरे को पर्सनल है कि नहीं, मेरे लिए सक्सेस का मतलब क्या है। वो मेरी फैमिली के लिए कुछ अलग हो सकता है। जोगन तेरा मारा रसिया, जग जीता दिल हारा रसिया। कैसे समझाऊं? गाने मुझे खुद के लिख के ना सुनाने हैं लोगों को बस। मेरे लिए वो है कि अगर उसमें से 10 लोग भी मेरे पास आ गए ना कि जी जो आपने गाया हमें बहुत अच्छा लगा, हम रिलेट कर गए, वो मेरे लिए होगा कि नहीं मैंने कुछ कर दिया। रसिया ले तेरा हुआ तूने जिया। क्योंकि मेरे में एक चीज़ जो मैं लैक करती थी वो ये था कि मुझे मेरे काम पे फेथ नहीं आ रहा था कि विल इट बी गुड इनफ, कि लोग सुनेंगे कि नहीं। आई थिंक जस्ट स्टार्ट पुटिंग इट आउट, जिसको पसंद आ रहा है वो तो आएगा ना। एंड ये स्किल और आर्ट ऐसी चीज़ है जो टाइम टाइम के साथ इम्प्रूव होगी। हर कोई एकदम से पहले अपना बेस्ट वर्क नहीं निकाल सकता। मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनिया, मैं उड़ाते मैं हवा नाल लड़निया। अभी 2 साल पहले अगर मैं गाने दिखूंगी ऐसा लग रहा है कि किसी 2nd क्लास के बच्चे ने पोएम लिखी है। अभी अगर कोई पढ़ेगा तो लगेगा कि हाँ नहीं गाना है। एक्टर्स की बात कर लो, वो ज़रूरी नहीं है कि वो उस मूड में हो जैसा मूड का उनको रोल प्ले करना पड़ता है। सेम एज म्यूजिशियंस, आपको चाहे गाना सैड मिल रहा है या हंसी मजाक वाला मिल रहा है, आपको अपना फीलिंग साइड रखना पड़ेगा। इस दिल दे चार चफे सब कुछ जो चाहिए था हर चीज़ मिली है म्यूज़िक को लेकर। लुधियाना में रह के मुझे लगता था कि सब मैं ही हूँ। बॉम्बे जाके लगा कि नहीं भाई, और बहुत लोग हैं जिनके सपने एग्जैक्टली मेरे जैसे हैं, ड्रीम्स। कि मुझे लग रहा था कि नहीं मैं बहुत यूनिक सोच रही हूँ खुद को लेके, बट बॉम्बे तुमको रियलिटी पे ले आता है। बनाई बारी। कहते हैं कि म्यूजिक इज अ सोल ऑफ लाइफ। जो काम दुनिया में किसी भी इमोशन से नहीं हो सकता वो म्यूजिक से संभव है। कोई नाराज है तो गाना गा दो, दादी अम्मा भी नहीं मानती तो भी दादी अम्मा सुना के उसको मना लो। तो हर इमोशन, चाहे वो खुशी का है, गमी का है, कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ है वो म्यूज़िक से जुड़ी हुई है। आज ऐसी शख्सियत, ऐसे इंसान से मुलाकात जिन्होंने म्यूज़िक में अपना करियर बनाने की ठान ली है और शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि म्यूज़िक इनको लेगेसी में मिला है। बात करते हैं फ़िज़ा शर्मा से। फ़िज़ा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। फ़िज़ा, ये जो डिस्कशन डायरीज हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया ना, इसके बीच में हम लोग जर्नल लाइफ डिस्कस करते हैं लोगों की जी। और आप तो यू आर वेरी स्वीट चाइल्ड जिसने अभी अपना करियर, मैं कहता हूँ कि शुरू ही किया है म्यूज़िक में, और इतना कुछ देख लिया इस छोटी सी एज में। कैसे, हाउ कम? बस यही फ़ायदा है जब आप म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़ जाते हैं तो आपको छोटी एज में ही सब एक्सपीरियंस एकदम से ही मिलता है। हाँ, तो मतलब काफ़ी ओवरवेलमिंग भी हो जाता है एक टाइम पे, एंड प्लस क्योंकि मैं बॉम्बे में भी 2 साल रही हूँ तो दैट गिव मी अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। अच्छा, म्यूज़िक के लिए तो जनरली लोगों की पहली कोशिश होती है फिल्म इंडस्ट्री में या कहीं ना कहीं इस तरह से, जैसे बॉलीवुड, इंडिया में बात करेंगे तो लोग बॉलीवुड के लिए ट्राई करते हैं। जी। तो पहले से ड्रीम बन गया था शुरू करने से पहले ही कि मुझे जाना ही बॉम्बे, एक डेस्टिनेशन फाइनल थी, या अचानक से हुआ सब कुछ? तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे बॉम्बे पहले बिल्कुल पसंद नहीं था। अच्छा। जब मैं छोटी थी तो मतलब सब देखते थे ना न्यूज़ में कि बॉम्बे में ये क्राइम रेट हो रहा है, ये है। एक टाइम पे बॉम्बे अच्छा नहीं लग रहा था हाँ, मेरे को, उसकी इमेज ऐसी थी। इमेज बहुत ख़राब थी जी। बट फिर एक टाइम पे पता नहीं क्या स्विच हुआ कि एक सडन कॉलिंग होती है कि नहीं उस शहर जाना है। तो ड्यूरिंग लॉकडाउन मुझे टी सीरीज़ के थ्रू कॉल आया था कि एक दिन पहले कि आप प्लीज़ नेक्स्ट डे आप हमारे साथ आ सकते हो कि नहीं, कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी है तो आप आइए। तो जब मैं बॉम्बे गई, वहाँ पे 4 दिन रुकी, मुझे फिर भी बॉम्बे पसंद नहीं आया कि हमने ये शहर में तो मैं कभी दोबारा नहीं आऊँगी। अच्छा, जबकि लोग कहते हैं कि अगर करियर बनाना है तो बॉम्बे ही बेहतर है, बॉम्बे से बढ़िया नहीं है।
एग्जैक्टली और उसके अगले साल ही मेरे को ऐसे हो कि नहीं भाई मुझे सिर्फ बॉम्बे जाना है और जब मैं वहाँ गई तो मैंने म्यूजिक का कोर्स किया तो 1 साल वहीं रही, पढ़ाई 1.5 साल की थी, उसके बाद एक और 1 साल वहाँ रही कि नहीं देखते हैं कि थोड़ा काम वाम जी। तो वहाँ से फिर बॉम्बे को लेके जो मेरा प्यार ऑब्सेशन वहाँ से शुरू हुआ था। अच्छा, एक बात सच क्या सिर्फ चकाचौंध है या खुशी है? इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ये जितना फ्लैशी दिखता है एंटरटेनमेंट सेक्टर की, अरे बहुत कूल लाइफ जियोगे, बहुत लैविश लाइफ है, वो ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं, नॉर्मल लाइफ है। नॉर्मल लाइफ है और काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ है, एटलीस्ट फॉर द स्टार्टिंग पीरियड्स। कि हाँ बाद में 10-15 साल बाद जाके जब आप एक लेवल तक पहुंच जाते हो तब आप थोड़े रिलैक्स हो, बट आई वुड से कि उस टाइम पे प्रेशर और बिल्डअप होता है क्योंकि आपको वो लेवल मेंटेन करके रखना है। अच्छा फिजा, आप तो चलो म्यूजिक इंडस्ट्री में है ना, आपने शुरुआत करी एज ए म्यूजिशियन, सिंगिंग भी कर रहे हो आप और साथ में अभी तो आप लिख भी रहे हो साथ में और म्यूजिक कंपोज कर रहे हो, तो मल्टीपल डोमेन के बीच में आप काम कर रहे हो। अब तो म्यूजिक जो है वो रग रग में बस गया है जी। तो अब क्या लग रहा है कि एक स्ट्रगलर की लाइफ, स्ट्रगलर ही कहूँगा क्योंकि ये वर्ड मैंने सुना है बड़ी बार। आप इंडस्ट्री की बात करोगे, इंडस्ट्री में जिस पर्सन ने कदम रख लिया, चाहे वो एक्टिंग के लिए गया है, म्यूजिक के लिए गया है, सिंगिंग के लिए गया है, चाहे वो करोड़पति ही हो क्यों ना हो फैमिली से, लेकिन वो वहाँ उस इंडस्ट्री के लिए स्ट्रगलर है। क्या है एक स्ट्रगलर की लाइफ? स्ट्रगलर की लाइफ देखिए, मतलब अब हाँ टचवुड मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जी। सब कुछ जो चाहिए था हर चीज़ मिली है म्यूजिक को लेकर। लुधियाना में रह के मुझे लगता था कि सब मैं ही हूँ। बॉम्बे जाके लगा कि नहीं भाई, और बहुत लोग हैं जिनके सपने एग्जैक्टली मेरे जैसे हैं, ड्रीम्स, कि मुझे लग रहा था कि नहीं मैं बहुत यूनिक सोच रही हूँ खुद को लेके, बट बॉम्बे तुमको रियलिटी पे ले आता है। एक बार तो बस जमीन दिखा देता है। जमीन, तुम हवा में जो उड़ रहे होते हो, तुम पटाख करके नीचे एक बार तो आते हो कि अच्छा दिस इज, अच्छा ये लाइफ है, ये लाइफ है। हाँ, जो हम टीवी पे देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, वो कुछ और ही है, वो कुछ और ही है, वो है ही नहीं है। आपको वहाँ पे रहो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो 6-7 साल से रह रहे होंगे, जो कुछ नहीं कर रहे थे, उनको अब जाकर उनको काम मिलना शुरू हुआ है। माय गॉड। और यहाँ पर मुझे लगता है कि हम जब अपना बिजनेस करते हैं या कोई भी जॉब भी करते हैं तो 2-3-4 महीने भी अगर हमें कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो हम कहते हैं कि बस भैया बहुत हो गया, कुछ और सोचते हैं। हाँ। तो लोग ऐसे हैं जो लंबे समय के लिए यही एक ही करियर पकड़ लेते हैं और वो सोचते हैं कि लाइफ में यही करना है। बहुत लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि उन्होंने इसके अलावा कभी कुछ सोचा ही नहीं है। उनमें से मैं भी एक हूँ। फिजा, लेकिन यू नो आई मस्ट से यू आर लकी गाय। कारण ये है कि बहुत सारी दुनिया ऐसी है, ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने करने की ठानी, लेकिन म्यूज़िक उनके अंदर ही दबा रह गया और वो ऐसे जिए और ऐसे बेचारे मर भी गए। वो एक्सप्लोर नहीं कर पाए। आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिला, तो बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। जब आप इंडस्ट्री में गए, शुरू से लेकर एंड तक आपने हर एक चीज़ में, म्यूज़िक में अपने आप की छाप छोड़ी और अपने आप को एंटर करके समझने की कोशिश करी कि क्या है। कंक्लूजन क्या निकाला इन 3-4 सालों में? कंक्लूजन ये है कि ये जर्नी बहुत लंबी है, तो जो सीख है वो शायद उसका सिर्फ 10-20% होगा। तो अभी वो पूरा उसका पोटेंशियल, मुझे लगता है कि मैंने भी अपना पूरा पोटेंशियल क्रैक ही नहीं किया है कि जितना मुझे लग रहा था कि नहीं अरे इतना इनफ है, नहीं वो इनफ नहीं है। जैसे कहते हैं बड़े बड़े सिंगर, और वो लोग कहते हैं कि सारी सारी उम्र अगर 50 साल से भी गा रहे तो भी रियाज करते हैं, हर रोज उठ के प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सारी सच्चाई है, ये ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि एक बार में अगर आप बिल्डअप हो गए हो, ब्रांड नेम बन गया है, नाम बन गया, जान पहचान हो गई है कि अब तो आप कूल मोड पे आ गए हो, अब तो ठीक है, अब तो चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज वही ना, जब आप एक लेवल तक पहुंच गए आपको वो इमेज मेंटेन करके रखनी है, आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। जो बिल्ड कर रहा है उसके लिए तो पता है कि नहीं अभी मेहनत मेरे को करनी है, तो वो एक हद तक करेगा। बट फॉर एग्जाम्पल अगर अरिजीत की बात की जाए, जिस लेवल पे वो है, वो नाम कमाना आसान नहीं है। उसने कितने काम करे होंगे, हर एक काम पकड़ा हुआ, लेकिन अब जिस लेवल तक है उसको वो मेंटेन करने की भी और मेहनत लगती है। अच्छा, आपने बड़ा क्लोजली इंडस्ट्री को देखा, खास करके म्यूजिक इंडस्ट्री को। किस तरह के लोग अपना प्रोफाइल बनाने के लिए आते हैं? बहुत तरीके के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी कि जिनको म्यूजिक का एम भी नहीं आता होगा, वो भी है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं हम कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, हर किसी को एक होता है, बट एक आर्टिस्ट और एक सिर्फ एक वो बंदा जो सिर्फ शौक के तौर पे आ रहा है, वो चीज़ बहुत अलग हो जाती है। क्योंकि म्यूजिक तो कहीं ना कहीं सबके अंदर है जी। ये 7 सुरों का संगम हर इंसान लेके घूम रहा है अपने अंदर। मतलब वही है कि देखो, पसंद हर किसी को है, कर हर कोई नहीं सकता।
ये है वो करने की वो क्रिएटिविटी, वो ये भी है कि हाँ ठीक है कुछ लोगों में ही बचपन से ही होती है, कुछ लोग लेकिन इतने पागल होते हैं इस चीज़ के पीछे कि नहीं अपने आप को ट्रेन करते प्रैक्टिस करते हैं, तो वो अलग चीज़ है। एक पैशन होना कि नहीं भाई यही चाहिए, वो हर किसी में नहीं है। शौक और पैशन को काम बनाना दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो सीखी नहीं जा सकती, इनबिल्ट होती है? नहीं, मैं इससे इतना अग्री नहीं करती, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो आज फेमस हैं, वो शायद उतने अच्छे सिंगर्स नहीं थे, अच्छा, लेकिन उनको ये करना था तो उन्होंने बहुत मेहनत करी है उस पर। अब जैसे मैं, ठीक है आवाज़ भगवान ने दी, वो सब कहते थे कि गॉड गिफ्टेड वॉइस है, मुझे उस टाइम नहीं लगता था, बट अब लगता है कि हाँ जो चीज़ भगवान ने दी है उसको और इम्प्रूव करना वो आई थिंक तुम्हारी ड्यूटी है, तो उसको तुम और निखारो। और बहुत बड़े बड़े सिंगर ऐसे हैं जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम पे रिजेक्ट भी किया Reject गया था, किए गए हैं। और वो टॉप सिंगर्स बने दुनिया के, पहचाने गए इस मामले में क्योंकि उन्होंने रियाज किया। बिल्कुल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल ट्रू। अच्छा, कई बार ऐसा लगता है कि गलत करियर चुन लिया? रोज लगता है। रोज लगता है? अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल देखिए मैं उस स्टेज पे हूँ कि जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है, और 10 साल पहले मुझे लग रहा था कि नहीं मेरी तो बचपन से जर्नी स्टार्ट हो गई थी। जब मैंने बोला, जब मैं बॉम्बे गई तब रियलिटी ने मुझे हिट किया कि नहीं बेटा अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। तो वो चीज़ मुझे रोज़ लगती है कि हर जगह स्ट्रगल कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये स्ट्रगल म्यूजिक आर्टिस्ट की क्या है कि स्ट्रगल तुम किसी और की जगह तुम खुद से ही रोज़ कर रहे होते हो। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये सिर्फ जर्नी है या डेस्टिनेशन भी है? ये इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। मतलब देखिए ये जर्नी तो है, डेस्टिनेशन मेरा क्या है कि हाँ मुझे एक लेवल तक पहुंचने, मेरे आइडल जो है वो परफॉर्मर, मतलब हर देश में जाके परफॉर्म करती है, वो मुझे चीज़ बचपन से बहुत इंट्रीगिंग लगती थी, अट्रैक्ट करती थी कि क्या सही चीज़ है ना कि तुम गाना गा रहे हो, लोग रिलेट कर रहे हैं, सुन रहे हो, तुम लाखों लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हो। मुझे वो लाइफ जीनी है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि कुछ सोच रही हूँ कि यार नहीं होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर तुम सपने बड़े नहीं देख रहे तो फिर फायदा क्या है। अच्छा, लोग कई बार कहते हैं, घर वाले यार दोस्त कई बार कहते हैं कि क्या करते हो? हाँ रोज कहते हैं जब भी कोई नया मिलता है, बेटा क्या कर रहे हो? हाँ। फिर तब मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या समझाऊं कि मैं क्या कर रही हूँ। आधा टाइम अच्छा, मुझे खुद नहीं पता। लोगों को पता क्या लगता है कि आपने ब्लेजर पहना, टाई लगाई, सुबह 9 से 6 में आप ऑफिस में डेस्क पे आके बैठ गए, इसका मतलब आप काम कर रहे हो जी, इज़न्ट इट? जबकि ये इंटायरली डिफरेंट है बिल्कुल कि आपको तो बिल्कुल साइलेंस चाहिए, अलग कमरा चाहिए, कोई बुलाए ना, कोई डिस्टर्ब ना करे, गिटार हाथ में हो, बस म्यूजिक और गिटार और शांति, और फील कर सको। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताओ, सिंगिंग के टाइम पे या अब तो आप गाना लिखते भी हो, लिखने के टाइम पे अपने इमोशंस कितना मैटर करते हैं? बहुत ज़्यादा। उसके लिए आपको खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। और देखा जाए तो सॉन्ग राइटिंग मैंने पिछले 3 साल से शुरू करी है कि कुछ लिखना, लेकिन मैं जर्नलिंग रोज़ करती थी। जब मैं छोटी थी 6th स्टैंडर्ड से मेरे पास एक डायरी मेंटेन होती थी कि रोज़ आके लिखना है कि आज का मेरा दिन कैसा गया। तो उससे हैबिट पड़ जाती है कि आप लिख रहे हो हर चीज़ को। तो अब क्या है कि सॉन्ग राइटिंग में आप जब अपने आप को जानते हो तो वो फील उसमें लेकर आ पा रहे हो। अब मेरा क्या है कि मैं अपनी ही सिचुएशंस को लेके गाना लिखती हूँ कि मेरे मन में क्या चल रहा है मैं वही लिखूंगी। मैं किसी और की कहानी सोच के मेरे से वैसे नहीं लिखा नहीं पाएगा, नहीं लिखा पाती। तो मुझे क्या कि जिसके लिए गाना लिख रही हूँ या जिस सिचुएशन पे कि अगर वो सुनेगा तो उसको क्या फील होगा। अच्छा, सुनने वाले की भी बात सुनो। जैसे मैं आई एम ऑल्सो वन ऑफ द म्यूजिक लवर्स, बहुत गाने सुनते हैं हम लोग, हर तरह के गाने ही सुनते हैं इनफैक्ट, है ना। और गाना सुन के कई बार ये लगता है कि यार लिखने वाले ने क्या सोच के लिखा होगा जी, और गाने वाले ने किस इमोशन में गाया होगा। तो वो इमोशन आप कहते हो कि हर एक इंसान का मैटर करता है बीच में, लिखने वाले का भी, जिसने म्यूजिक कंपोज किया है उसका भी, और जिसने गाया है उसका भी। बिल्कुल, तीनों के इमोशंस मैटर करते हैं। तीनों के इमोशंस मैच करने बहुत जरूरी है। मैच करने जरूरी है। वो वाइब अगर एक होएगी तो वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तभी वो म्यूजिक को डिलीवर कर पाएंगे। बिल्कुल। अगर किसी लिरिसिस्ट ने कोई सैड गाना लिखा है, वो कह रहा है कि मुझे सैड बनाना है, लेकिन कंपोज में उन्होंने एकदम ढिकचिक ढिकचिक बीट डाल दी है, सिंगर उसको अलग ही फ्लैट गा रहा, तो वो गाना तो खराब। क्योंकि जो एक राइटर जो फील लेकर आना चाह रहा था कि मुझे ये चाहिए, वो तो दोनों में से कोई डिलीवर नहीं कर पाया।
तो वो चीज़ को कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गाने का एक्चुअल फील क्या, हमें निकालना क्या है इसमें से। अच्छा, फिजा सीखना कितना कि इम्पोर्टेंट है। लोग बहुत सारे म्यूज़िक सीखते हैं, है ना। लुधियाना में भी लोग, सिंस वी आर फ्रॉम लुधियाना में भी लोग म्यूज़िक एकेडमीज़ में जाते हैं गाना सीखने के लिए, फिर वो प्रैक्टिस करते हैं, देन दे मूव अहेड। लोग सोचते हैं कि बॉम्बे जाके सीखा जाए जहाँ पर इंडस्ट्री है। आपने तो लंदन से भी प्रैक्टिस की करी है और अपने कोर्सेज किए हैं, तो इम्पोर्टेंस क्या है सीखने की, आपको क्या लगता है? इम्पोर्टेंस है, देखिए मतलब आप जितना स्किल आप डेवलप कर सको म्यूजिक में उतना ही आपको फायदा होगा आगे जाके। अब जैसे मैंने बचपन से ही मैंने गिटार सीखनी शुरू कर दी थी। आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड जब पहली गिटार मेरे हाथ में आई थी। अच्छा, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? ये इंस्पिरेशन देखिए ब्लड में ही दौड़ रहा है। पहले दादू मेरे सिंगर थे, वो लिखते भी थे, उन्होंने काफ़ी मतलब एक्ट्स भी लिखे होंगे, वो फुल आर्टिस्ट थे। वो हमारे इधर लुधियाना में डंडी स्वामी जी के वहाँ पे भी संकीर्तन करते थे। जी, मुझे मालूम है। तो उसके बाद मेरे पापा उन्होंने वो चीज़ फॉलो करी। उन्होंने बड़े शोज करवाए, जैसे किशोर अवार्ड्स वगैरह ये सब करा। तो मैं बचपन से वो देख रही थी कि म्यूजिक होता है। और मुझे याद है कि पहले स्टेज पे मैं तब चढ़ी थी जब मैं बहुत छोटी थी और हमारे इधर स्कूल में ही कुछ फंक्शन हो रहा था। मैं बस माइक लेके स्टेज पे चढ़ के कुछ गा रही थी। मैं बहुत छोटी थी और पता नहीं है क्योंकि बचपन से स्टेज पे रही हूँ तो मुझे कभी फियर भी नहीं रहा स्टेज फियर। लाल गोपाल के रंग तो कहते बचपन में नजर आ जाते हैं। जी, बट उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, पता नहीं लोग क्यों कहते कि सुर में है, सुर में। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे बस गाने में मजा आता था। और मुझे याद है उस टाइम पे कोई प्रोफेशन पे भी पूछता था कि बेटा क्या बनना बड़े होके, मैं लिखती थी डॉक्टर। सिंगर तो आसपास भी नहीं था। अच्छा, लोग तो सिंगिंग को प्रोफेशन समझते भी नहीं, मुझे लगता है। नहीं, अभी चलो थोड़ा चेंज हो रहा है बट अभी भी बहुत है, लंबी जर्नी है एक्सेप्ट करने के लिए। किसी ने पूछा कि बेटा क्या करते हो, कहते जी मैं सिंगर हूँ। क्या वो तो ठीक है, लेकिन करते क्या हो? तो कभी घर वाले कहते हैं कि क्या करते हो? हाँ, उनको होता है कि घर पे रहती है क्या कर रही है, कि चलो जॉब ही कर ले। वो थोड़ा है, नोकझोंक होती रहती है उस चीज़ में, लेकिन ये कि अब उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि उन लोगों ने वो एनवायरनमेंट देखा नहीं है, तो वो उस इंडस्ट्री को अच्छे से समझ नहीं पा रहे। हाँ, देखो करियर हर एक बनाने में, एक डॉक्टर भी अगर आप MBBS MD भी करे तो उसको भी सेटल होने में मुझे लगता है कि 40 साल की उम्र आ जाती है। बिल्कुल। एक वकील है, कोई फ्रेशर वकील 22 साल का बच्चा LLB करके आ जाए तो कोई भी अपना केस उसे नहीं देगा जब तक वो स्टेप बाय स्टेप अपना ग्रोथ करके एक बिल्डअप ना कर रहे। इसी तरह से म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी है, या हर इंडस्ट्री में है, एक एक्सपीरियंस आते आते हर चीज़ सीखते सीखते आपको टाइम जो है वो लग ही जाता है और उस टाइम पे ही आपको फिर वो मिलता है जो आपकी मंजिल मिलती है। तो मंजिल क्या है फिजा की? मंजिल मेरे हिसाब से बहुत अलग हो जाती है हर किसी के लिए। मेरे लिए वो डेस्टिनेशन, वो मेरे को पर्सनल है कि नहीं, मेरे लिए सक्सेस का मतलब क्या है। हाँ। वो मेरी फैमिली के लिए कुछ अलग हो सकता है। उनके लिए ये होगा कि चल बस पैसे कमा रही, इंडिपेंडेंट है। मेरे लिए वो नहीं है, पैसा बहुत सेकेंडरी चीज़ है। मुझे बस करना है कि नहीं, जैसे जो कैसे समझाऊं, गाने मुझे खुद के लिख के ना सुनाने हैं लोगों को। बस मेरे लिए वो है कि अगर उसमें से 10 लोग भी मेरे पास आ गए ना कि जी जो आपने गाया हमें बहुत अच्छा लगा, हम रिलेट कर गए, वो मेरे लिए होगा कि नहीं मैंने कुछ कर दिया। अच्छा, स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे बहुत चांस मिला? जी बहुत, बचपन से ही। बचपन से हर साल कॉम्पिटिशन्स में होती थी। पूरा साल हम लोग म्यूजिक रूम में बैठे रहते थे, तो पढ़ाई तो कम, क्योंकि टीचर्स को भी पता था पढ़ लेगी ये, इसको जाने दो, इसको जाने दो, क्योंकि इसका इंटरेस्ट था। और मुझे पता भी नहीं था, वो तो टीचर्स लेकर आते, पहले मेरे को पसंद नहीं था। बट जब प्राइज आने लग गए, अच्छा सोलो गा रही हो तो 2nd प्राइज आ गया, तो 3rd, कभी 1st, तो पेरेंट्स को भी था, क्योंकि पापा को शौक था म्यूजिक का, तो कॉम्पिटिशन्स के लिए कभी मना नहीं, चाहे फाइनल्स भी क्यों ना हो। तो 12th तक स्कूल में हर कंपटीशन में पार्ट लिया और बहुत प्राइजेस भी लेकर आई थी मैं स्कूल के लिए। और फिर कॉलेज में भी ऐसे ही चांस मिलता है? कॉलेज में भी क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ कंपटीशन होते थे, तो हर कंपटीशन में पार्ट लिया था। तो उसमें क्या होता था, प्राइजेस मिलते थे क्लासेस को, तो और किसी में नहीं आना, लेकिन मेरे क्लास इंचार्ज को भरोसा था कि चल ये तो ले ही आएगी। अच्छा, एक चीज़ बताओ, म्यूजिक तो कई तरह का है ना? कुछ लोग रैप गाते हैं, पॉप गाते हैं, क्लासिकल भी है, सूफी भी है। आपका फेवरेट सिंगिंग क्या है? मेरा फेवरेट है पॉप जॉनर, सॉफ्ट रॉक, वेस्टर्न म्यूजिक ज़्यादा। वेस्टर्न म्यूजिक ज़्यादा। अच्छा, ये वेस्टर्न का इंटरेस्ट कहाँ से आ गया? क्योंकि डैड तो किशोरदा के मतलब फॉलोवर रहे हैं, है ना? दादू भी उन्हीं के फॉलोवर थे। तो आपका वेस्टर्न में इंटरेस्ट जब आप ट्रिनिटी लंदन में या कहीं और से थे तो बना, या कैसे बना? ये तब से ही बना क्योंकि तब गिटार थी, तो हमारे टीचर इंग्लिश गाने सिखाते थे, क्योंकि इंग्लिश गानों में वो इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा बजते थे। अच्छा, तो वहाँ से सीख के इंटरेस्ट बना इंग्लिश गाने। तो अब 6th स्टैंडर्ड से इंग्लिश गाने सुनने शुरू कर दिए। फिर वहाँ से धीरे धीरे कुछ मेरे खुद फेवरेट आर्टिस्ट आने लग गए,
जैसे टेलर स्विफ्ट है, वन डायरेक्शन है, वहाँ से वो था कि नहीं इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हिंदी भी पसंद है मुझे, बॉलीवुड जो वेस्टर्न, जब अरिजीत वगैरह है तो मुझे वो गाने बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मैं उतना क्लासिकल या पुराने गाने नहीं सुनती थी जितना मेरा इंटरेस्ट वेस्टर्न और पॉप म्यूजिक में था। अच्छा, एक ज़माना आज आ गया है इंस्टाग्राम का और रील्स का, और 30 सेकंड बाद हर इंसान का मूड चेंज हो जाता है। जी मुझे लगता है मूड स्विंग के पीछे इंस्टाग्राम का बहुत बड़ा हाथ है। जी बिल्कुल। एक सॉन्ग आ रहा है आपका कॉमेडी, हाँ, दूसरा आ रहा है रोमांटिक, तीसरा आ रहा है सैड सॉन्ग, बिल्कुल। तो हर 30 सेकंड में मूड चेंज हो जाता है। सिंगिंग में कैसे पैटर्न चेंज होते हैं? सिंगिंग डिपेंड कर जाता है आपके मूड पे। अच्छा, कभी ऐसा है कि आज मूड नहीं है, हाँ, मूड सैड है, लेकिन गाना कॉमिक गाना है? हाँ, बहुत बार हुआ है। 1-2 बार रिकॉर्डिंग्स थी मेरी ऐसी कि जहाँ पे मुझे कुछ सैड गाना गाना था, लेकिन मैं उस फील में आई नहीं रही थी क्योंकि मैं बहुत एकदम हंसी मजाक में, तो वो इमोशन ही नहीं आ पा रहा था। फिर उसको इमोशन को प्रेजेंट करने के लिए कुछ बहुत सैड चीज सोचनी पड़ती थी कि नहीं दुख हो, थोड़ा दुख हो मन को, फिर जाके वो निकलता था। हाँ। तो ये है, इमोशन लाने के लिए आपको कुछ वो फील लेकर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा फिजा, एक आर्टिस्ट की जिंदगी में मूड स्विंग तो बड़े होते होंगे जी, इंस्टाग्राम की तरह। बहुत ज्यादा। आज खुश नहीं हूं, लेकिन गाना खुशी वाला गाना है। हाँ, बंदा सामने जो खड़ा है पसंद नहीं है, लेकिन गाना रोमांटिक गाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज मैं ज़्यादा ही खुश हूं, लेकिन गाना मेरे को सैड मिल गया, तो कैसे होता है ऐसा? ये करना पड़ता है, काम है। जैसे एक्टर्स की बात कर लो, वो ज़रूरी नहीं है कि वो उस मूड में हो, जैसा मूड का उनको रोल प्ले करना पड़ता है। सेम एज म्यूजिशियंस, आपको चाहे गाना सैड मिल रहा है या हंसी मजाक वाला मिल रहा है, आपको अपना फीलिंग साइड रखना पड़ेगा। उस टाइम पे आप जो मर्जी फील करें, क्योंकि 2-3 प्रोजेक्ट्स में ऐसा मेरे साथ हुआ था कि गाना बहुत सैड था, लेकिन मेरा बर्थडे था उससे 1 दिन पहले। अच्छा। मैं खुश थी, तो वो सैड इमोशन कहाँ से लेके आऊँ? तो 3-4 टेक्स दिए, वो फ्लैट जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं फील लेकर आओ, फील लेकर आओ। मैं भाई कहाँ से लेके आऊँ यार, आ नहीं रहा है। फिर कुछ बहुत 10 साल पुरानी कुछ बात सोची होगी कि हाँ नहीं तब मैं बहुत दुखी थी, फिर वो मन में लेकर आई, फिर थोड़ी सैड हुई कि हाँ अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ था, फिर वो इमोशन गाने में आया। अच्छा, जैसे बच्चे करते हैं कभी भी ना, 10 साल बाद भी कह देते हैं कि याद है आपने उस टाइम पे बिल्कुल डांटा था बिना बात के, तो ऐसी कोई चीज सोच लो उस टाइम पे, वैसे कुछ नजायज ही दुखी हो जाओ, बस हाँ जबरदस्ती दुखी हो जाओ, और फिर जबरदस्ती खुशी हो जाओ, क्योंकि पता है खुशी वाला खाना खाना है। प्रॉब्लम वाली बात क्या थी कि वो गाना इतना सैड था कि वो गाया, वो पूरा दिन मेरा इतना खराब गया ना उसके बाद, सारे मूड, क्योंकि वो इमोशन सारा उस गाने में घुस गया गाने में। ओह माय वो गॉड। फिर पूरा दिन पे मेरे बस ऐसे ही चलता है कि हाँ नहीं वो 10 साल पुरानी बात को मेरे को उस टाइम बुरा लग रहा था। अच्छा, उस चीज वो नेगेटिविटी ने क्या किया, माइंड में एक स्पेस बना ली, बिल्डअप सा हो गया कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, और फिर ये गाना मैंने गाया इस वजह से। सही है, तो इमोशन बड़ा मैटर करता है सिंगिंग के टाइम पे, और गाना लिखने के टाइम पे भी इसी तरह से मैटर। अच्छा, लिखते हुए भी कभी लगता है कि गाना जब मैं लिख लूँ, दुखी गाना लिखना है तो पहले दुखी हो जाऊँ फिर गाना लिख लूँ? मैं हर टाइम ही दुखी रहती हूँ। अरे तो मेरे आधे से ज्यादा गाने सारे सैड ही है। उसमें से 1-2 कुछ ऐसे होंगे कि हाँ नहीं अच्छे मूड में थी, क्योंकि मैं बहुत सैड गर्ल हूँ बाय नेचर, मतलब गाने के मामले मुझे सैड सॉन्ग्स बहुत पसंद है। अच्छा, ऐसा क्यों? कई बार सुने ऐसे सॉन्ग तो मजा आया सुन के। अच्छा देखो, लिरिक्स है, इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट इमोशन, इट इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑल्सो, है ना? तो सैड सॉन्ग थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, मेरे दुश्मन तुझे मेरी बददुआएं लगे बला बला। हाँ, मैंने बहुत लोगों को गालियाँ निकाली अपने सैड सॉन्ग पे। अच्छा, कभी लगता है कि जैसे मैंने बात शुरू करी कि कभी किसी को कुछ ना कह पाओ, कुछ कहने का मन भी ना हो, तो एक गाना गाओ और स्टेटस पे लगा दो, अगले को अपने आप समझ आ जाए कि गालियाँ दे दी है मुझे? बहुत किया है। जैसे किसी से कुछ लड़ाई होनी है, उसी टाइम इंस्टाग्राम भी है ना, सोशल मीडिया, तुम कुछ सोचते हो वो ऑलरेडी तुमको दिखाई दे जाता है। सही बात है, एल्गोरिदम। और 1 सेकंड नहीं लगता, वो साथ ही मैं पोस्ट कर देती हूँ, फिर उसको पता चलेगा कि अच्छा इससे मेरे लिए अच्छा इसमें ये गाना मेरे को 4 गालियाँ मिल गई हैं आज। 2 गाने मैंने निकाले हैं, वो ऐसे किसी भी बेस नहीं थे कि हाँ जैसे मैंने कहानियां सुनी होती, तो क्योंकि प्रोजेक्ट था मेरा। गाने निकालने हैं, दोबारा बताओ मतलब हाँ, क्या मतलब आपने गाने गाए? वो मैंने गाए हैं, उसमें मैंने कंपोज भी किए। एक गाना तो फुल स्क्रैच सब मैंने ही बनाया था। अच्छा, शुरू से लेकर एंड तक म्यूजिक भी कंपोज किया, सब कुछ लिखा भी, प्रोड्यूस भी मैंने किया था, रिकॉर्डिंग्स भी मैंने करी थी, सब कुछ, क्योंकि वो मेरा क्लास का प्रोजेक्ट था। तो उस टाइम प्रोजेक्ट के हिसाब से मैं कहा चलो ठीक है, बट मुझे उतना कुछ खास ही लगा कि मैं उसको रिलीज करूं। तो मैं पहले थी 1 साल मैंने डिले किया उस प्रोजेक्ट को रिलीज करने में, लेकिन जब रिलीज किया एंड टचवुड आज उसके 1 लाख वो स्पॉटिफाई पे लिसन्स क्रॉस कर जाएगा। वेरी नाइस। तो वो स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे, हर जगह, हर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे है।
और मेरे को फिर ये लगा कि अरे इसको मैं इतना डिले क्यों करी थी कि लोगों ने तो बहुत पसंद किया है। हाँ, म्यूजिक शुड नॉट बी डिलेड। मैंने पहले बताया कुछ लोग तो अपने अंदर ही रख के बैठ जाते हैं म्यूजिक, हाँ जी 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 जी, क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म मिलता नहीं, अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं। एंड यू हैव बीन लकी सिंस चाइल्डहुड, जिसको प्लेटफॉर्म मिलते गए। लोगों को तो प्लेटफॉर्म खुद क्रिएट करने पड़ते कई बार, और बहुत सारे लोग अपनी रोजी रोटी के चक्कर में, अपने परिवार को पालने के चक्कर में अपने लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर ही नहीं पाते, क्योंकि सारी उम्र ऐसे निकल जाती है। तो जर्नी की शुरुआत हो रही थी, जर्नी की बात कर रहे थे हम लोग। वापस चलते हैं उसी क्वेश्चन पे कि दादाजी सिंगिंग के काफ़ी शौकीन थे, सबको मालूम है कि यहाँ दंडी स्वामी मंदिर में भी उनकी सेवा होती थी भजन गाने के लिए संडे शाम को। मैंने भी कई बार अटेंड किया है। और तो फिर डैड उसी में आ गए, फिर किशोर अवार्ड्स में, और मतलब स्कूल भी अपने थे, तो उस वजह से फिर प्लेटफॉर्म मिलता गया। जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पर भी आपको प्लेटफॉर्म मिलता गया। तो फिर ये कैसे है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे तो स्कूलों में तो पार्टिसिपेट हर दूसरा तीसरा बच्चा कर रहा होता है, तो म्यूजिशियन बनने के लिए, सिंगिंग के लिए और ओवरऑल म्यूजिक में आने के लिए तो किस तरह से प्रेरणा मिली? तो जैसे मैंने बताया कि मैं म्यूज़िक तो शुरू से ही कर रही थी, बट उतना मुझे कभी क्लिक नहीं किया कि मुझे इसी को ही स्ट्रीम में एज अ करियर चेंज करना है जी। तो क्या हुआ कि जब बारी आई 11th में कि कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, तो 8th तक तो था मेरे को डॉक्टर बनना है, बट उस टाइम तक आता है तो मुझे इतना तो पता चल गया कि मेडिकल तो मेरे बस की है नहीं। ठीक है, तो फिर मम्मा को, क्योंकि मेरी मम्मा है नॉन मेडिकल की स्टूडेंट, तो उनको था नॉन मेडिकल कर ले, बहुत कुछ होता है तो जो मर्जी कर उसके बाद। बट मुझे था कि नहीं, मुझे इतना नहीं पढ़ना, मुझे इंजीनियर नहीं बनना, मुझे डॉक्टर इंटरेस्ट नहीं ही नहीं, बनना, मुझे मैथ्स ही पसंद नहीं है, तो मैं क्यों करूँ ज़बरदस्ती, वो लाइफ क्यों खराब करूँ अपनी। तो वहाँ से, तब हमारे स्कूल में आर्ट्स नहीं थी तो मैंने कॉमर्स कर ली। तो फर्स्ट डे टीचर ने पूछा बेटा क्या आप बनना है, मैंने जोश में CA। तो पता भी नहीं था CA होता क्या है, तो बस ऐसी CA कहते अच्छा अगर CA नहीं बनी, फिर मैंने नाम सुना था CS, मैं कहा फिर CS कर लेंगे। अगर वो नहीं फिर MBA। उसमें से मैंने तीनों में से कुछ नहीं किया। तो जैसे कॉलेज गई तो वहाँ पे जब मैंने लाइव शोज में घुसी, और जो मुझे अंदर से होता है ना कि इंट्यूशन आनी कि नहीं बेटा तू क्या कर रहे हो, ये कर, अब मेरी मंजिल मिली मुझे, हाँ कि तू ये कर। फिर तब मेरे को पता चल गया कि नहीं भाई, कि म्यूजिक ही करो, तुम सेकंड ऑप्शन देखो ही मत, एक ही पे ही सारी जान लगा दो बस। बहुत सही। अच्छा, लाइव शो करते हुए फिजा, जब पहली बार लाइव शो करने का मौका मिला, स्टेज पे भी गए, है ना, 100 200 500 लोग सामने आए, और पहली बार पे विदाउट हेल्प, अब ये अपना स्कूल नहीं था, गिटार हाथ में, और अपने लोग नहीं थे जी, कहने को बिल्कुल नई पब्लिक थी, माथे पे पसीना आया? बहुत नर्वसनेस थी, बहुत ज़्यादा। तो क्या 18 साल की थी मैं, साथ ही किसी उसमें एक मैनेजर था, उसने कहा कि नहीं आप आओ, हम आपको परफॉर्म कराते हैं, बट क्या कि भाई आपको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं मिलते, तो लोगों ने बेवकूफ़ भी बहुत बनाया। बट मुझे फर्क नहीं पड़ा था, मैं कहा चलो गाने का मौका मिल रहा है, जाते हैं। तो वहाँ पर अब कभी 3 घंटे इकट्ठे तो गाया ही नहीं मैंने, तो वो सब प्रिपरेशन, पूरा 1 हफ्ता प्लानिंग करी मैंने कि कौन से गाने कैसे गाने हैं। बट फिर जब स्टार्टिंग के आधा घंटा मेरे को बहुत नर्वसनेस हुई, बट जब उसके बाद जब देखा कि 3-4 लोग देख के तालियां मार रहे, फिर वहां से वो नर्वसनेस गायब, और फिर वो फ्लो में बस ठीक है, वो आ रहे कि बेटा ये गा दो, ये गा दो, फिर उनसे बातचीत शुरू, सब गाना वाना शुरू कर दिया। फिर वो धीरे धीरे वो निकलता गया, क्योंकि उसके बाद मैंने बहुत शोज लगाए होंगे। हाँ, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट थोड़ी झिझक रहती है कि इतने लोगों के सामने कैसे करना है, बट फिर वो जैसे तुम गा रहे हो फ्लो में, वो अपना सब चलो जाता है बाद में। तो माइक भी आपको आपके रिदम के साथ मैच करना शुरू कर देता है, सब कुछ फ्लो में आ जाता है, सब कुछ फ्लो में आ जाता है। अच्छा, फिर जेंडर पार्शलिटी रही, कभी लगा कि जेंडर पार्शल है थोड़ा सा इंडस्ट्री में, मेल्स को प्रेफरेंस है या फीमेल को प्रेफरेंस है, या नेपोटिज्म को क्या कहते हो, जेंडर पार्शलिटी है या नेपोटिज्म है? म्यूजिक इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेके तो मेरे को दिख जाता है, सबको पता है कि कौन कौन है, कि वो वैसे ही फैमिली में पैदा हुए हैं, उनके पास वो प्रिविलेज है। लेकिन अगेन, अगर आपके पास पैसा है, या वो ये नहीं ना कह सकता कि आप आर्टिस्ट बहुत अच्छे हो। अब कुछ अलग आर्ट होना जरूरी है, आर्ट होना बहुत जरूरी है। वो एक कोई भी कॉमन इंसान फर्क बता देगा कि भाई कि कौन ज्यादा अच्छा गा रहा है, कौन ज्यादा, किसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी है, चाहे उसके पास पैसे हो ना हो, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब आर्ट का जेंडर से कुछ लेना देना नहीं है। फिर सर 6 साल लगभग हो गए आपको इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए, है ना, 2-3 साल तो आपने बॉम्बे में लगा लिए, उससे पहले भी प्रैक्टिस करी, अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो जी। इम्पॉर्टेंट क्या लगा, जान पहचान या क्वालिटी? ये देखिए, इसका ना बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कि क्योंकि अगर आप लोगों को जान ही नहीं रहे, अगर खुद के लिए गाना, फिर तो तुम कुछ और करके खुद कमरे में बैठ के गाते रहो अपने लिए,
तो लोगों का जान पहचान करनी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है कि नहीं भी मेरे आर्ट में इतनी क्वालिटी है, वैल्यू है कि लोग सुनेंगे। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर वो सब वेस्ट चला जाएगा। गेम कॉन्फिडेंस की है, आर्ट होना और उसे प्रेजेंट करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, सब में से सबसे अच्छा क्या? सिंगिंग अच्छी लगी आपने, गाना लिखना अच्छा लगा, म्यूजिक कंपोज करना अच्छा लगा, तीनों से सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा? मैं पहले तो सिंगिंग से ही शुरू किया था। मुझे गाना बहुत पसंद है। गाने से ज़्यादा मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास अगर हेयर ब्रश वगैरह कुछ भी होता है, गाना चल रहा है, मैं अपने रूम में ऐसे एक्ट करूँगी कि भाई मैं अपने कॉन्सर्ट पे हूँ, मैं स्टेज पे हूँ। तो मुझे ऑल एंड ऑल परफॉर्म करना बहुत पसंद है लोगों के सामने, कि मैं खड़ी हूँ, लोग मुझे एज अ स्टार देख रहे हैं कि हाँ ये गा रहे हैं, हम इसको सुनने आए हैं। मुझे वो पसंद है। कंपोजिंग बहुत नेचुरल है मेरे लिए। अच्छा। कि मेलोडीज मेरे दिमाग में आती रहती है, तो वो मैं बना देती हूँ, 5 मिनट के अंदर पूरा गाना कंपोज कर दूंगी। बट हाँ, लिरिकली वो मैं ऐसे एक स्किल है जो मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही हूँ। इंग्लिश में मेरा अच्छा है होल्ड, हिंदी में उतना नहीं है, तो वो अभी उसकी प्रैक्टिस चालू है। वैसे लैंग्वेज बैरियर है इसमें? लैंग्वेज बैरियर म्यूजिक में नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, आर्ट है तो आजकल तो मल्टीलिंगुअल सॉन्ग भी आते हैं ना, इंग्लिश हिंदी मिक्स हो गया, पंजाबी मिक्स हो गया, सब तो आजकल तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है इसके बीच में। अच्छा, कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ कि आप ऊंची ऊंची गाना गा रहे हो और घर वालों ने आके या किसी ने आके रोक दिया हो कि बस बंद कर, सिर दुख रहा है? एक बहुत फनी चीज़ है कि मैंने घर पे आज तक किसी को गाना सुनाया ही नहीं। माय गुडनेस, ऐसा क्योंकि उनके सामने मुझे गाने में शर्म आती है। जो इंसान हजारों लोगों के सामने माइक पकड़ के लाइव परफॉर्मेंस कर चुका हो, वो घर वाले के सामने गाना नहीं गाता हो, ऐसा क्योंकि मेरी मॉम ऐसी है कि उनके सामने गाऊंगी ना, मुझे पता उन्होंने तारीफ तो करनी नहीं, 3-4 क्रिटिसाइज जरूर कर देंगे कि ये नहीं वो नहीं, तो मेरे को उनके सामने गाना पसंद भी नहीं है। पापा के सामने ऐसे परफॉर्मेंसेस होती है, हाँ तब गाते हैं उनके लोगों के सामने। अच्छा, एक बात याद आ गई, बच्चों को जनरली जैसे किसी को डांस आता होता है तो घर पे रिश्तेदार आते हैं, कहते हैं चल डांस सुना। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि घर वाले रिश्तेदार आ गए, चल बेटा फिजा गाना सुना? बहुत ज्यादा। उस टाइम में मुझे बहुत गुस्सा आता था कि क्या है ये, क्या है ये, सुनो मुझे क्या बता रखा, 4 मेहमान आ गए, चल गाना सुना। सबसे फनी चीज उसके बाद कहते थे इसलिए तेरे को म्यूजिक सिखा रहा है। भाई इन लोग इनके सामने थोड़ा गाने के लिए मैं सीख रही हूँ। तो मैंने डांस भी सीखा है। अगर उनके हिसाब से अगर मैं किसी की शादी में नहीं नाच रही, मतलब वो वेस्ट है, वेस्ट है। मुझे नहीं पसंद नाचना शादी में। आता है तो अपने लिए सीखा है। हाँ, मैं सीख रही, मैंने भरतनाट्यम भी सीखा है, 6 साल सीखा था मैंने। अच्छा। बट अब मैं शादी में भरतनाट्यम थोड़ी ना करूंगी, मतलब। अच्छा, बड़ा फनी लगता है इस बार। वही करो। अब मेरी नीस भी है, वो जब आती है तो मेरी बुआ बोलेंगे कि बेटा करके दिखा। मैं वही कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एंटरटेनमेंट थोड़ी नहीं। अच्छा, ऑकवर्ड भी बड़ा लगता है, मुझे लगता है ना, जो करने वाला है उसको, जो देखने वाला है उसको जबरदस्ती ताली बजानी पड़ेगी। और गलती से अगर तुमने मना कर दिया तो जो माँ बाप के फेस पर डिसअपॉइंटमेंट होती है ना कि हाय मना किससे कर दिया, मना क्यों कर दिया, वो अलग चीज है। बच्चे को कभी कभी माँ बाप जोकर बना के रख देते हैं ना। इसलिए मेरे सामने कोई भी छोटा बच्चा किसी को बोले कि करना, मैं वही कि क्यों करवा रहा हूँ, आप कर दो। ये सर्कस में थोड़ा है, परफॉर्म अपने मन से करना चाहता है, वो अलग चीज है। वही तो ना कि रैंडमली खाना खा, चल बेटा तो नाच के दिखा दे। क्या मतलब ना, बेटा ये वाली पोएम गा के सुना दे, कुछ सेंस बनी उसकी। ओह माय गॉड, सही बात है। अच्छा फिजा, कभी थैंकफुल भी हुए हो कि ऐसे परिवार में जन्म हो गया, तो कम से कम उनको म्यूजिक के शौक तो है, या पता तो है म्यूजिक है, कम से कम ये तो नहीं कहते कि चल गिटार रख, ये क्या करती रहती सारा दिन? ये तो मिक्स था। जो मतलब जैसे मेरे नानू थे, तो वो आर्मी में होने के कारण उनका एक बहुत फिक्स्ड माइंडसेट था कि नहीं ये थोड़ा ना कुछ होता है। उनके लिए शौक के तौर पे ठीक था। अब जैसे मेरे मामू, तो मैं नानू ने उनको अलाउ किया कि तू गिटार बजा, लेकिन एज अ करियर परस्यू नहीं करने दिया उसको। मेरे मामू को भी बहुत शौक है इस चीज का। तो बट जब जैसे धीरे धीरे मैं गाने आने लग गए, कुछ होना, फिर वो पहले पर्सन होते जो वेट करते थे तेरी अगली वीडियो कब आ रही है। तो एक टाइम पे मुझे याद है कि उन्होंने बहुत मुश्किल हो रही थी गाना रिलीज करना, इधर घर वाले पीछे पड़े थे, लेकिन नानू ने बोला कि बेटा आराम से कर, क्योंकि ओवरनाइट तो नहीं है ये। तो जब तक आपको फेथ नहीं आ रहा कि नहीं ये सही टाइम है, कुछ भी आप आराम से अपने पेस पे चलो। तो वही था कि जो इंसान पहले एकदम नेगेटिव था इस चीज को लेके, वो सबसे ज्यादा सपोर्टिव हो गया था बाद में। तो फैमिली सपोर्ट हमेशा ठीक है चारों तरफ से। जी, पहले नहीं थी, धीरे धीरे आने लगी। जब उन्होंने देखा कि नहीं पापा कर रहे, फिर धीरे धीरे मम्मा भी पीछे जुड़ गई कि नहीं हाँ ठीक है करो करो। अच्छा, कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि बड़े सही समय पे जन्म हुआ है इस धरती पे? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर तरफ से भगवान भी सपोर्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट कर रही है, हर एक सपोर्ट कर रहा है।
हाँ, मैं अग्री करूंगी इस चीज को, है ना? टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प किया है। ये 50 साल पहले पैदा हुए होते तो ये चांस ना मिलता इतना ज्यादा, नहीं, मुझे पब्लिक नहीं तक लगता। पहुंचने का तो नहीं मिलता एटलीस्ट। नहीं। और कहाँ उस टाइम लता मंगेशकर जी के साथ, मतलब मैं तो कभी कभी करते, हाँ, सोच भी नहीं नहीं सकते, नहीं नहीं, कोई भी नहीं सोच सकता। तो हर चीज का सही टाइम होता है, तो उस हिसाब से तो सोशल मीडिया ने तो मुझे बहुत हेल्प किया था। जब लॉकडाउन में, क्योंकि सब वेले थे घर पे, तो मैं बहुत वीडियोस डाली थी। तो रैंडमली क्या हुआ कि एक दिन मैं दूसरी वीडियो की तैयारी करी थी, तो मुझे नोटिफिकेशंस पे नोटिफिकेशंस आ रही हैं, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो जब देखा तो मेरी एक वीडियो वायरल हो गई, और वो वायरल ऐसे कि एक ही दिन में मतलब मेरे फॉलोअर्स ऐसे कि 2 से 10,000 ऐसे बढ़ते गए। Very nice. तो उस टाइम पे होता है कि अच्छा लोग जुड़ रहे हैं। तो उसके बाद फिर मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली, किसी सेलिब्रिटी के साथ इंटरव्यू हो रहा है, वीडियो कॉल पे जा रही हूँ, किसी कंपटीशन में जीती हूँ। तो वो सोशल मीडिया ने इस चीज में बहुत हेल्प करी। उसी चक्कर में मुझे बॉम्बे से कॉल आई थी। तो आजकल ये तो प्लस पॉइंट है, टेक्नोलॉजी ने तो हेल्प करी है। क्योंकि प्लेटफॉर्म मिल रहा है ना। अच्छा, जो दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करें, कहते हैं कि आजकल तो अगर बेसुरा भी है तो उसको भी सुरीला बना देते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी भी है म्यूजिक इंडस्ट्री में। ये ऑटो ट्यून, ऑटो ट्यूनिंग, हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऑटो ट्यून किसी बेसुरे को सुरीला नहीं बना सकता। नहीं। अच्छा। ऑटो ट्यून क्या है, जैसे भोजपुरी गाने सुनते हैं, वो उन्होंने ऑटो ट्यून बस थोपा है। हाँ। अब जैसे ऑटो ट्यून एक टेक्निकल चीज है, एक इफेक्ट है कि वो लगता ही लगता है, चाहे वो किशोर कुमार जी क्यों ना हो, उनके आवाज पे भी लगता। वो एक नेसेसिटी है, क्योंकि अगर आप एक बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में जाए तो साउंड क्वालिटी को रिफाइन करता है। वो बेसुरे को सुरीला नहीं बना सकता। अच्छा। बेसुरा ही रहेगा। बेसुरा इसके अगर सुर के कर दो तो तुम्हें पता चलेगा कि बंदे ने गाया नहीं है, बस गाने में सेट करने के हिसाब से डाल दिया। ये है, क्योंकि लाइव सिंगिंग और स्टूडियो सिंगिंग में बहुत फर्क है। अच्छा, एक्सपीरियंसेस सबकी लाइफ में होते हैं, कोई ऐसा वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ है इस इंडस्ट्री को लेके? बहुत, हाँ, एक टाइम पे तो बहुत। क्या? जब वही टी सीरीज वाला एग्जांपल था, तो ऑडिशन दिया मैंने सब, मैं बॉम्बे गई। सबसे पहले तो जिस डेट का इंटरव्यू था उस दिन तो वो थे ही नहीं वहाँ पे। 3-4 दिन रोज चक्कर काटे। जब मैं गई, इंटरव्यू दिया, ऑडिशन दे दिया, डन। तो एक दिन उनके डायरेक्टर्स वगैरह से मिलना था। अब विपुल सर थे तो, और उनके साथ उनकी वाइफ थी। तो जैसे मैं गई, उन्होंने पहले, उस टाइम पे मैं थोड़ी हेल्दी थी, मतलब काफ़ी, मतलब मैं थी हेल्दी। तो जब मैं वहाँ गई तो खुद उन्होंने मुझे देख के ऐसे पहले एक्सप्रेशन बना दिया कि, तो मुझे कहती कि बेटा कि अगर आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में टिकना है ना, आपको थोड़ा पतले रहना पड़ेगा। मुझे उस टाइम इतना गुस्सा आया ना कि मेरे मोटे से, तुमको मेरी आवाज से, और स्पेशली आप जो आपको खुद शायद थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है, आप मुझे कैसे बोल रहे हो ये? सच में उस टाइम पे मुझे लगा कि अरे गजब चेंज हो गया है कि आप लुक्स के बेसिस पे आप सिंगर डिसाइड करोगे, कर नहीं सकते। हाँ, तो वो चीज मेरे को बहुत अजीब लगी थी। और उस टाइम से मेरे को था कि भाई इस चक्करों में मुझे पढ़ना ही नहीं है। कि जो अगर बंदा तुमको इतना कॉन्फिडेंस गिरा रहा है कि नहीं सिंगिंग के लिए तुम ये सब पे ध्यान दो, तो वो ट्रू आर्ट है ही नहीं ना। हाँ, वो तो शोशाबाजी होगी कि बस शोशाबाजी होगी, क्योंकि वैसे भी ये तो बिहाइंड द कैमरा वाला काम है। हाँ, वो मुझे करना होगा, अपने लिए काम करना होगा, मैं कर लूंगी, क्योंकि हेल्थ इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो सबके लिए। मैं उस चीज के लिए नहीं करूंगी कि भाई मेरे को सुंदर दिखना है तो मैं जाके अच्छी सिंगर बनूंगी, तो मैं अच्छी सिंगर बनूंगी। आर्ट का तुम्हारे फिजिकल अपीयरेंस से कोई लेना देना नहीं। हाँ, श्योर कि वो है, तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे कैमरा के सामने, पर बहुत लोग ऐसे जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, दे वेरी कॉन्फिडेंट। अच्छा, फाइनेंशियल सक्सेस कितना इम्पोर्टेंट है अपने म्यूजिक इंडस्ट्री में? आपको क्या लगता है कि जितने लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल हैं उनको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जल्दी मिल जाती है? नहीं, फेम और पैसा, मतलब फेम के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है। कई अगर तो होते हैं कि हाँ ठीक है फेम, क्योंकि पैसा बहुत है तो उनको फेम मतलब एक रिकग्निशन मिल जाती है, क्योंकि उनके पास वो प्लेटफॉर्म को मतलब क्या कहते हैं लेने का मतलब एक इजी सोर्स है, इजीली वो कमा सकते हैं वो चीज़, प्लेटफॉर्म खरीद सकते हैं। आधे लोग नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर आपके पास आर्ट इतना क्वालिटी की वो बोलता है तो लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे, तुमको उनके पास नहीं जाना पड़ेगा कि नहीं हम तुमको इतने पैसे दे रहे हैं, आप हमें साइन कर लीजिए। क्योंकि जो कंपनी वाले भी होंगे, कोई भी होंगे, उनको एक अच्छा आर्ट चाहिए कि भाई नहीं तुम आओ हमारे पास, हम तुम्हें देते हैं। अच्छा, एक सच बताना, कितने % लोगों को आपने बॉम्बे में रह के भी सक्सेसफुल होते हुए देखा है? कुछ कभी सोचा कितने % लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं? परसेंटेज तो काफी कम ही है कि जो लोग जो एक्चुअली वही करे जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि आधे लोग गिव अप कर जाते हैं बहुत जल्दी, और ऐसे उनमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपको लगता है कि हाँ शायद मैं सच में इस चीज़ के लिए नहीं बना, तो वो किसी और चीज़ में ट्राई करते हैं। बिकॉज देखिए, अगर हम बोले कि नहीं आप 40-45 के भी होगा तब भी स्ट्रगल ही करोगे, नहीं भाई यही कर, ऑब्वियसली नॉट, वो इट डजंट मेक सेंस। क्योंकि आप
अगर आप पीस ही नहीं मिल रहा आपको उस चीज़ में काम के लिए तो फिर वो वर्थ भी नहीं है। अब हाँ, कुछ लोग हैं कि जो 6 साल से लगे पड़े, अब उनको जाके उनका ब्रेक मिला है, बट एज पे भी फर्क पड़ जाता है ना कि वो कौन सी एज में क्या कर रहे हैं। अच्छा, कभी तुमने बड़ी एज के लोगों को वहाँ पर स्ट्रगल करते हुए या आते हुए देखा, एंटर करते हुए देखा इंडस्ट्री में? बहुत लोग हैं, मेरे खुद के भैया हैं, वो नेवी में थे, उन्होंने नेवी से रिटायर होके वो मॉडलिंग एक्टिंग कर रहे हैं बॉम्बे में। तो बट उनको पता है कि नहीं मैं कर सकता, तो वो पूरी जी जान लगा रहे, उनको काम भी मिलना शुरू हो गया। तो है कि उस एज में भी वो जो बहुत प्लानिंग के साथ घुस रहे ना, वो कर सकते हैं। काम तुम्हें मिलेगा, ऐसा नहीं कि तुम्हें बॉम्बे में काम नहीं मिलेगा, तुम वेले नहीं बैठोगे, बट हाँ उसकी गारंटी कि तुमको तुम्हारा ही काम बहुत जल्दी मिल जाएगा, वो उतना इजी नहीं है, टाइम लगता है। अच्छा फिजा शर्मा, जब म्यूजिक नहीं तब क्या, फ्री टाइम में और क्या करते हो? फ्री टाइम में मेरे को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। किताबें हो गई वो पढ़ती हूँ, नहीं तो पेंट कर लेती हूँ। आधा टाइम मैं म्यूजिक के अलावा, अगर मैं म्यूजिक नहीं करी तो फिर भी मैं म्यूजिक की वीडियोस ही देख रही होती हूँ कि अच्छा कुछ टेक्निकल चीजें समझ नहीं आ रही थी तो उसके बारे में कुछ सीख लिया। इसी को पैशन बोलते हैं कि जब आप म्यूजिक नहीं कर रहे तब भी आप म्यूजिक ही कर रहे हो। अगर गिटार हाथ में नहीं है तो पियानो पकड़ लेती हूँ कि चलो अच्छा गिटार से बोर हो ना, चलो पियानो पे बैठ जाओ। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं कि कौन सा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है बाय द वे? मेरा गिटार पहला इंस्ट्रूमेंट था ना वो जो सीखा है। हाँ। तो गिटार, पियानो भी मुझे सीखा नहीं मैंने, बट खुद से ही थोड़ा बजा बजा के चलो कर लिया मैंने, बट गिटार मुझे बहुत पसंद। अच्छा, कभी कभी लगता है ना कि गिटार हाथ में पकड़ के 4 दोस्त साथ में बैठे हुए हैं तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है, लोग कहते हैं कि हाँ मतलब चल फिजा सुना कुछ। स्कूल में होता था, जब भी गिटार होती थी तो एक टीचर होती थी, वो पढ़ाती नहीं थी, उनको था अच्छा गिटार लेकर इसे गाना सुनेंगे। तब उस टाइम पे वो सेंटर ऑफ अटेंशन बनने की मेरे को आदत भी हो गई थी कि मुझे पता है कि पता है तो आज तो गिटार वैल्यू है। फिजा, म्यूजिक इज द वॉइस ऑफ द सोल, और आपकी आत्मा की आवाज जी सुनते हैं जी। राहों पे मैं हूँ खड़ी, आँखों में क्यों है नमी, बिखरने लगी सपनों की रातें सभी, होता नहीं है यकीन, जो थे हर जगह ना कहीं, तन्हाइयों के बादल बरसने लगे, तेरी यादों के सहारे चल रही, लौटोगे तुम कभी ना कभी, कमी कर रही, कमी कर रही। फिजा, मजा आ गया। वो कहते, वो क्या कहते हैं, सब शोर मचाते नहीं, वंस मोर वंस मोर वंस मोर, तो मैं कहूँगा एक गाना और। ठीक है, ये मैं अपना फेवरेट गाना गाती हूँ, पिछला तो मैंने अपना गाना गाया था। हाँ ठीक है, अब ये तुम्हारा फेवरेट गाना प्लीज। नैना नू पता है, नैना दी खता है, सानू किस गल दी फिर मिलदी सजा है, नैना नू पता है, नैना दी खता है, सानू किस गल दी फिर मिलदी सजा है, नींद उड़ जावे चैन छड़ जावे, इश्क दी फकीरी जाद लग जावे, ऐ मन करदा है ठगी ठोरियां, ऐ मन करदा है सीना जोरियां, ऐन सिख लिया दिल दिया चोरियां, ऐ मन दिया ने कमजोरियां।
सिख लिया दिल दिया चोरियां ऐ मन दिया ने कमजोरियां। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल, गॉड ब्लेस यू। मैं चाहता हूँ कि बहुत बड़े वाले सिंगर बनो आप, थैंक यू। बहुत बड़े वाले। अच्छा विशा, कितनी देर लगातार गाने गा सकती हो या गिटार हाथ में पकड़ के ऐसे बैठ सकते हो? अगर ऐसे गाना फिर तो पूरा दिन गा सकती हूँ। अच्छा, अगर शो है हाँ तो फिर 1.5 से 3 घंटे बस। 3 घंटे बता। अच्छा, म्यूजिक इंडस्ट्री को इतनी क्लोजली देख लिया है ना, बड़े लोगों को भी देख लिया, सक्सेसफुल होते हुए भी देख लिया, सबके साथ बैठ के बात करते भी देख लिया, उनको काम करते हुए भी देख लिया। कुछ लगता है कि चेंज आना चाहिए म्यूजिक इंडस्ट्री में, कुछ चेंज की रिक्वायरमेंट है या सब ठीक है? हाँ है क्या? कि ये जो अभी भी ये चल रहा है ना कि तुमको क्या क्या कहते हैं एक्सपोजर देंगे, एक्सपीरियंस, ये बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि आई थिंक अब हर कोई काम कर रहा है तो उसमें मेहनत लगती है कि कुछ तो एक डिसेंट अमाउंट आई थिंक हर आर्टिस्ट डिजर्व करता है। हाँ, ये मैंने देखा कि पैसा नहीं देते, नहीं और देते, कम से कम 4-5 साल तो कुछ नहीं देते, नहीं मिलता फ्री में है। रगड़ते हैं लोगों को बहुत। कि भाई तू काम करी जा बस, और पैसा ही मैनेजर खा जाते हैं। हाँ, ये बच्चों ज़्यादा- से काम हो रहा होता है, काम कराते हैं लेकिन क्रेडिट क्योंकि यंग जनरेशन को तो चाहिए होता है कि चकाचौंध है, एक बार कदम रख ले, एक्सपोजर मिल जाए, लेकिन एक्सपोजर के चक्कर में ही अच्छा पैसा। वही अभी जैसे कई बारी इस चीज पे मेरी मम्मी से लड़ाई हो जाती है, कहती कि नहीं बेटा अब तो सब फ्री में करो, ये मैं कहा नहीं, इट इज द टाइम टू सेट योर वैल्यू। हाँ, मोर ओवर आपको मेहनत कर रहे हो आप, हाँ। है ना, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम इज मनी। वही एक्सपोजर तो मुझे स्कूल में मिल गया था, कितना एक्सपोजर कितना एक्सपोजर चाहिए? एक्सपीरियंस भी मिल गया। अब तो काम करने वाली बारी है ना, इसलिए आधा टाइम जब मैं मना कर देती हूँ वो प्रोजेक्ट को जो मुझे पता है कि नहीं ये कम है, क्योंकि आपको अपना एक वैल्यू, आप अगर खुद स्टैंडर्ड सेट नहीं कर रहे तो लोग आपके साथ खेल जाएंगे। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट फॉर फिजा, क्या सोचा आगे? अभी तो गानों पे काम चल रहे हैं खुद के, तो देखते हैं कि इस साल टारगेट है कि एटलीस्ट 2-3 और गाने निकालूं, प्लस उसके बाद देखते हैं वापस बॉम्बे जाना है, वहीं पे जाके विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मुझे मैं चाहता हूँ कि ये बहुत जल्दी जल्दी आपके सारे ड्रीम्स पूरे हों, बिकॉज यू आर एन आर्टिस्ट और आप बहुत अच्छे से और आप दिल से करते हो ये सब कुछ जो कर रहे हो ना, बहुत बढ़िया। जो यंग जनरेशन, बिल्कुल छोटे वाले, यू आर टू यंग, लेकिन फिर भी जो आपसे छोटे वाले नेक्स्ट जो आ रहे हैं अभी, उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहते हैं कि कैसे इंडस्ट्री में अपना पैर रखें? अब आपका 5-6 साल का एक्सपीरियंस बड़ा काम का हो गया। जी 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 जी। तो जितना मैंने सीखा है उसके हिसाब से जितना मैं बता सकती हूँ, तो आई थिंक सबसे पहले तो पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, कि आप इस उम्मीद से ना जाए कि नहीं हमें तो सब आता है कि 1 महीना करेंगे काम हम लोग सक्सेसफुल हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हैव पेशेंस और सब धीरे धीरे करो एंड कॉन्फिडेंस लेकर आओ अपने काम में। क्योंकि मेरे में एक चीज़ जो मैं लैक करती थी वो ये था कि मुझे मेरे काम पे फेथ नहीं आ रहा था कि विल इट बी गुड इनफ, कि लोग सुनेंगे कि नहीं। आई थिंक जस्ट स्टार्ट पुटिंग इट आउट, जिसको पसंद आ रहा है वो तो आएगा ना। एंड ये स्किल और आर्ट ऐसी चीज़ है जो टाइम टाइम के साथ इम्प्रूव होगी। हर कोई एकदम से पहले अपना बेस्ट वर्क नहीं निकाल सकता, तो पहले गंदा काम निकलेगा, फिर धीरे धीरे वो अच्छा काम आएगा। एंड थर्ड कि जितने स्किल्स आप अपने इम्प्रूव कर सकते हो उतने कर लो, प्रैक्टिस करते जाओ, सीखते प्रैक्टिस जाओ, कर तो सीखो, क्योंकि एज लर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। आज भी जैसे अगर देखा जाए, मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स किया था तो मेरी 1 साल वो प्रैक्टिस छूट गया, मैं रिग्रेट करती हूँ कि वो छूट गई, तो मैं पीछे चली गई उस चीज़ के लिए। तो अब मुझे वो वापस उसको शुरू करना, मैंने शुरू किया कि अब मैं वापस काम करी, कुछ ना कुछ लिखने बैठती हूँ। अब राइटिंग की मेरी इंप्रूवमेंट हुई क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिस करी है। चाहे अभी 2 साल पहले अगर मैं गाने दिखूंगी ऐसा लग रहा है कि किसी 2nd क्लास के बच्चे ने पोएम लिखी है, बट अभी अगर कोई पढ़ेगा तो लगेगा कि हाँ नहीं गाना है। तो अच्छा, ये practice करेक्शन बहुत important है। अपने आप करनी आ जाती होगी एक प्रैक्टिस के बाद, तो खुद को पता लग जाता होगा कि यार ये कभी रह गई है। हाँ, देखिए हर इंसान को पता होता है कि उसमें कमी है, पर एक्सेप्ट हर कोई नहीं ना करता। हाँ, अगर एक्सेप्ट कर लिया आपने कि आप ऐसे हो, यू हैव वन हाफ ऑफ द गेम, बिकॉज इम्प्रूवमेंट तो तभी होगी ना अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि कमी है। एक्सीलेंट। अगर तुम अपने आप को परफेक्शन करो कि भाई मेरे में तो मैं सब तो सही है, परफेक्शनिस्ट हूँ, वो नहीं चलता। अब मेरे में था कि मैं परफेक्शनिस्ट थी कि नहीं हर काम मुझे वैसे चाहिए, अगर और मैं कभी सेटिस्फाई होती ही नहीं थी कि भाई बढ़िया कि नहीं आ रहा, अगर उसमें रहेगी फिर तो कुछ भी नहीं निकाल पाऊंगी। अभी बस चीज़ से फाइट कर रही हूँ कि नहीं हर चीज़ परफेक्ट नहीं चाहिए, कि बस डालो, बिकॉज तुम्हारे हिसाब से वो खराब है लेकिन बाकी 100 लोगों को पसंद आ सकता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हम लोगों के पास आज टाइम निकाल के आने के लिए। और एक प्रॉमिस चाहता हूँ, जब तुम बहुत बड़ी स्टार बन जाओगे, आई विश द सेम, उसके बाद भी एक बार ज़रूर बुलाएंगे। डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।
कहते हैं म्यूज़िक इज़ ए टूल दैट एक्सप्रेसेस योर लाइफ। तो आज थे फिज़ा शर्मा हमारे साथ, लुधियाना से हैं और जिन्होंने म्यूज़िक की एक ऐसी फैमिली में ही जन्म लिया जहां म्यूज़िक की पहचान पहले से थी। दादाजी, फिर फादर, सब लोग म्यूज़िक से ही जुड़े हुए हैं, पूरी फैमिली म्यूज़िक से है। और फ़िज़ा का भी यही ड्रीम है और फ़िज़ा अपना सॉन्ग भी लिख रही है, अभी इनका सॉन्ग एक रिलीज़ भी हो गया हुआ है। तो वी विश हर ऑल दी वेरी बेस्ट। तो दोस्तों बहुत 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 धन्यवाद हम लोगों का शो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन डायरीज़ के साथ जुड़े रहने के लिए, कमेंट और लाइक करने के लिए, और भूलेगा नहीं डिस्कशन डायरीज़ अपना बिगुल यहाँ बचाएं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।